बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट किया है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी हमारे साथ बेसिन 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है जिसका यूनिट 4 हम स्टार्ट करेंगे, जो कि है लेवल ऑफ प्रिवेंशन। लेवल ऑफ प्रिवेंशन को समझने से पहले आप लोगों ने समझना होगा कि प्रिवेंशन क्या होती है। प्रिवेंशन मतलब कि रोकना, किस तरीके से रोकना। अगर जनरली हम बात करें तो कोई भी काम, चाहे वो जो भी काम हो, ठीक है, उसको फर्दर इम्प्रूवमेंट से फर्दर उसकी कंटिन्यूटी को हम रोक ले तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रिवेंशन। अगर हम डिजीज़ प्रिवेंशन की बात करें तो डिजीज़ प्रिवेंशन में जो स्टेजेस ऑफ डिजीज़ होते हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ है उसमें डिस्कस किया कि डिजीज़ की हमारे साथ डिफरेंट फेजेस होते हैं, जैसे कि प्री क्लिनिकल फेज हो गया, फिर पोस्ट क्लिनिकल फेज हो गया, क्लिनिकल फेज हो गया। तो इसको हम एक एक स्टेज को जब रोकते हैं, यानी प्री क्लिनिकल फेज को जब हम क्लिनिकल फेज में कन्वर्ट होने से रोकते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, डिजीज़ प्रिवेंशन कहते हैं। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया केम्यू पे नए हैं तो हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया केम्यू को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अच्छा स्टूडेंट्स, तो हमारे साथ लिखा गया है कि ऑब्जेक्टिव्स, इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं। सो लिखा गया है कि एट द कंप्लीशन ऑफ दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल बी एबल, जब आप लोग इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे तो आप लोगों को इतना पता होगा कि प्रिवेंशन क्या होती है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन कौन कौन से हैं, प्रीमोडियल एंड प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या है, ठीक है, उसको डिस्कस कर सकेंगे। और फिर उसके बाद है कि सेकेंडरी एंड टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या है, उसको डिस्कस कर सकेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब लिखा गया है कि प्रिवेंशन क्या है, डिफिनीशन एंड कंसेप्ट। प्रिवेंशन का डिफिनीशन और कंसेप्ट यहाँ पे दिया गया है कि हमारे साथ जो मेडिकल गोल है तो उसका मेन मकसद क्या है, उसका गोल क्या है, ठीक है। मेडिकल साइंस का मेन गोल या मेन मकसद क्या है। तो मेडिकल साइंस, जितनी भी मेडिकल साइंसेस है तो उसका मेन मकसद यही है कि हम हेल्थ को प्रमोट कर सके, हम हेल्थ को प्रिजर्व यानी महफूज कर सके, हम हेल्थ को रिस्टोर कर सके। अगर कोई एम्पेयरमेंट, कोई खराबी आई है तो उसको हम रिस्टोर करने की कोशिश कर सके। एंड मिनिमाइज सफरिंग एंड डिस्ट्रेस, अगर कोई डिस्ट्रेस से सफ़र कर रहा है तो उसको हम मिनिमाइज करने की कोशिश करें, ठीक है। और ये जितनी भी वर्ड्स है ना, ये जितनी भी हमारे साथ जितनी भी गोल्स है, तो ये एक वर्ड का निचोड़ है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रिवेंशन कहते हैं। यानी प्रिवेंशन का मतलब ही यही है कि हेल्थ प्रमोशन करना, प्रिजर्विंग करना, रिस्टोरिंग करना एंड मिनिमाइजिंग सफरिंग एंड डिस्ट्रेस, ठीक है। तो ये सब जो है ना एक वर्ड का निचोड़ है, जो कि क्या है, प्रिवेंशन है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे लिखा गया है कि जनरल डिफिनेशन ऑफ प्रिवेंशन। सो प्रिवेंशन क्या होती है, लिखा गया है कि द एक्शन ऑफ स्टॉपिंग समथिंग फ्रॉम हैपनिंग आर अराइजिंग, किसी कोई भी काम जो अराइज हो रहा है, जो कि फर्दर कंटिन्यू हो रहा है, जो कि इम्प्रूव हो रहा है, तो उसको रोकना, उसको स्टॉप करना, उस पर ऐसा एक्शन अप्लाई करना जिसकी वजह से वो स्टॉप हो जाए, तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, प्रिवेंशन कहते हैं। अच्छा, अब डिजीज़ प्रिवेंशन की बात करते हैं कि व्हाट इज़ डिजीज़ प्रिवेंशन। ये तो सिंपल प्रिवेंशन हो गया। डिजीज़ प्रिवेंशन मतलब कि रिपोर्ट टू डिलिबरेट एक्शन टू हाल्ट और डिले डिजीज़ प्रोग्रेशन फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज। जब हम क्या कर देते हैं, जब हम ऐसा तरीका अप्लाई करते हैं, जानबूझ के हम ऐसा एक्शन कर देते हैं जिसके ज़रिए से हम डिज़ीज़ की फर्दर जो वन स्टेज से दूसरी स्टेज तक ट्रांसमिशन होती है, जो प्रोग्रेशन होती है, तो उसको डिले करने या रोकने की कोशिश करें, तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इसी चीज़ को हम डिजीज़ प्रिवेंशन कहते हैं। अच्छा, द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ ऑब्वियसली हैज़ अ पोटेंशियली ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन पब्लिक हेल्थ देन मेडिकल ट्रीटमेंट। लिखा गया है कि असल में इस सेंटेंस का मतलब यही है कि परहेज़ इलाज से बेहतर है, ठीक है। अगर हमारे साथ कोई पोटेंशियली या कोई ऑब्वियसली डिजीज़ अकर हो रहा है तो इससे पहले हमें चाहिए कि हम इसको प्रिवेंट करने की कोशिश करें। ये नहीं हम क्या करें, हम जाके अपने स्क्रीनिंग करें, अपना टेस्ट करें, अपने जितने भी मेडिकल लेबॉर्ट्री टेस्ट वगैरह है वो करें, तो इसके ज़रिए से जितनी भी डिजीज़ है उससे हम बचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि परहेज़ इलाज से बेहतर है, यही मतलब है इस सेंटेंस का।
अच्छा, अब अगर लेवल ऑफ प्रिवेंशन की हम बात करें तो पहले ज़माने में हमारे साथ सिर्फ 3 लेवल ऑफ प्रिवेंशन थे, लेकिन अभी-अभी जो है ना एक और लेवल ऐड हो गया है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रीमोर्डियल। प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन ऐसा प्रिवेंशन होता है जिसमें हम जो रिस्क फैक्टर्स हैं ना उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। जबकि प्राइमरी में हम क्या करते हैं, हम प्राइमरी में अब हमारे साथ रिस्क फैक्टर मौजूद थे, इंसान जो है ना वो ससेप्टेबल हो गया है, लेकिन उसकी जो जितनी भी ससेप्टेबिलिटी है ना उसको हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, यानी उसके लिए हम वैक्सीन वगैरह लगाते हैं ताकि जितनी भी ससेप्टेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है, वो जो है ना उसको डिजीज़ ना लग जाए। तो इस चीज़ को हम प्राइमरी कहते हैं। जबकि फेरी मॉडल जो है ना ये हमारे साथ एक ऐसा प्रिवेंशन होता है जिसमें हम क्या कर देते हैं, जिसमें एज अ होल पॉपुलेशन ले लेते हैं, यानी मास पॉपुलेशन ले लेते हैं, उसको एजुकेट करते हैं कि अभी डिजीज़ तो आई है, ठीक है, यानी वर्ल्ड वाइड डिजीज़ प्रेजेंट है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम अपनी कम्युनिटी को बचाने की कोशिश करेंगे, जितने भी रिस्क फैक्टर्स है उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे साथ फेरी मॉडल होती है, ठीक है। तो अब लिखा गया है कि देयर आर 3 लेवल ऑफ डिजीज़ प्रिवेंशन। डिजीज़ प्रिवेंशन का 3 लेवल्स है, एक को हम कहते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी प्रिवेंशन। जबकि अभी जो न्यू फोर्थ वन आया है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पेरीमोडियल प्रिवेंशन कहते हैं, जो कि लेटर में ऐड हो गया। अब एक एक को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज़ पेरीमोडियल। पेरीमोडियल को हम पहले क्यों डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये रिस्क फैक्टर की बात हो रही है, ठीक है, यानी जो पॉजिटिव एजेंट है उससे ही बचने की बातें हो रही है कि उसको ही ख़त्म करें, कि ऐसा ऐसा काम हम परफॉर्म करें कि जो कंसेप्ट ऑफ रिस्क फैक्टर्स है ना उस पे ही हम फोकस करें ताकि वो ही ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं प्री मॉडियल प्रिवेंशन। सो लिखा गया है कि it is the prevention of the emergence or development of risk factors in population groups in which they have not yet appeared, ठीक है। लिखा गया है कि हम क्या करें, हम ऐसा प्रिवेंशन करें कि अभी जो इमरजेंस ऑफ या डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर्स है ना, यानी रिस्क फैक्टर की जो शुरुआत है तो उसको ही ख़त्म करने की कोशिश करें कि ये जो है ना ये बिल्कुल आ ही ना जाए इस कम्युनिटी में। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इसी चीज़ को हम पेरीमोडियल प्रिवेंशन कहते हैं। अगर पेरीमोडियल प्रिवेंशन का दूसरा डिफिनेशन आप लोग लिखना चाहते हैं ना तो लिख ले, बहुत इजी है कि कंसेप्ट दैट प्रीसीड्स प्राइमरी प्रिवेंशन एंड फोकस ऑन रिस्क फैक्टर्स प्रिवेंशन, ठीक है। ये हमारे साथ ऐसा कंसेप्ट होता है ना, ये जो पेरीमोडल है, पेरीमोडियल में ऐसा कंसेप्ट है कि ये असल में हमारे साथ जो प्राइमरी प्रिवेंशन है इसी को ही प्रीसीड करती है, लेकिन इसमें मेन फोकस जो होता है ना वो रिस्क फैक्टर पे होता है कि हाउ टू कि किस तरीके से हम ख़त्म करें रिस्क फैक्टर को, ठीक है, कि बिल्कुल हमारे इलाके में, हमारी कम्युनिटी में रिस्क फैक्टर ही ना आ जाए। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, पेरीमोडियल प्रिवेंशन। अच्छा, फर्दर लिखा गया है कि पेरीमोडियल प्रिवेंशन कंसिस्ट ऑफ मेजर दैट इनहिबिट द इमर्जेंस ऑफ रिस्क फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक, सोशल एंड बिहेवियर कंडीशन एंड कल्चर पैटर्न ऑफ लिविंग एक्सेट्रा, ठीक है। सो लिखा गया है कि पेरीमोडियल जो प्रिवेंशन होती है ये असल में हमारे साथ किस चीज़ पे कंसिस्ट होती है, इसमें हम जितनी भी रिस्क फैक्टर है इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इसके रिस्क फैक्टर को इनहिबिट करें, ठीक है, कि हमारे इलाके में हमारी जो सोसाइटी है, जो कम्युनिटी है, इसमें बिल्कुल रिस्क फैक्टर ही ना आ जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट में हम किस तरीके से अपने इन्वायरमेंट के हाइजीन वगैरह रखें जिससे ये जितनी भी रिस्क फैक्टर है इसको हटाए, ठीक है, बिल्कुल ख़त्म कर दे। इसी तरीके से इकनॉमिक को अपना बढ़ाए, तो अगर इकनॉमिक बढ़ेगा तो हर घर में जो हाइजीन वगैरह है वो अच्छी तरीके से होगी, ठीक है। सोसाइटी में सोशल लाइफ को इम्प्रूव करना है, इसके साथ साथ अपने लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करना, बिहेवियर कंडीशन को देखना, कल्चर पैटर्न को देखना, तो ये सब जो है ना ये हमारे साथ किस चीज़ में आती है, पेरीमोडियल प्रिवेंशन में आती है। अच्छा, फर्दर लिखा गया है कि द मेन इंटरवेंशन ऑफ पेरीमोडियल प्रिवेंशन इज़ थ्रू इंडिविजुअल एंड मास एजुकेशन। असल में जो मेन फोकस होती है ना ये जो पेरीमोडियल प्रिवेंशन है, तो इसका जो मेन फोकस होता है या मेन इंटरवेंशन होता है तो वो किस चीज़ पे होता है, इंडिविजुअल या मास एजुकेशन देना, ठीक है, यानी हर किसी को ऐसा एजुकेट करना कि हर किसी को पता चले कि हम किस तरीके से रिस्क फैक्टर को ख़त्म करें। पेरीमोडियल प्रिवेंशन जो है ना वो असल में किस चीज़ उसका टारगेट कौन सा पॉपुलेशन होता है, तो होल पॉपुलेशन, यानी जितने भी लोग हैं कम्युनिटी में तो उस सारों को एजुकेट करना, ये हमारे साथ जो पेरीमोडियल है उसका प्रिवेंशन का क्या होता है, टारगेट होता है कि हम सारे लोगों को क्या करें, उसको एजुकेट करें कि किस तरीके से रिस्क फैक्टर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अच्छा,
अब जो दूसरा स्टेज आता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। अब जो प्राइमरी प्रिवेंशन है इसका कंसेप्ट ऑलरेडी आप लोगों के जहन में होगा कि प्राइमरी प्रिवेंशन किस चीज़ को कहते हैं। जब हम डिजीज़ हमारे साथ अब आकर हो गया है, कम्युनिटी में आया है, ठीक है, लेकिन अब हम क्या करते हैं, अब हम कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं ना, जो हेल्दी लोग हैं, तो उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि हाउ टू प्रिवेंट द डिजीज़ फ्रॉम अकरिंग, ठीक है, कि जो डिज़ीज़ आया है कम्युनिटी में और जो लोग ससेप्टेबल हैं, तो उस ससेप्टेबल लोग को कम किस तरीके से ये डिज़ीज़ अकरिंग से बचा ले, ठीक है, कि उन लोगों को डिज़ीज़ ना हो जाए। तो इसी चीज़ को हम प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं। जबकि पेरिमोडियल में हम क्या कर देते हैं, जो रिस्क फैक्टर्स थे उसको ख़त्म कर देते थे ताकि कम्युनिटी में बिल्कुल डिज़ीज़ आया ही ना हो, ठीक है। लेकिन अब डिज़ीज़ आ गया है तो प्राइमरी प्रिवेंशन शुरू हो गया, यानी डिज़ीज़ आया है लेकिन इसमें जितने भी ससेप्टेबल केसेस हैं ना, तो उसको हम कोशिश करते हैं कि उसको हम रोकें कि उसको डिजीज़ न लग जाए, ठीक है। प्राइमरी प्रिवेंशन सीक्स टू रिड्यूस द फ्रिक्वेंसी ऑफ न्यू केसेस। प्राइमरी प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं, जितने भी न्यू केसेस आ रहे हैं ना, तो उसकी फ्रिक्वेंसी को हम कम करने की कोशिश करते हैं कि हमारे साथ जितने भी लोग हैं, जो ससेप्टेबल लोग हैं, तो उसको फर्दर डिजीज़ ना हो, ठीक है। तो इसको जब हम रोकते हैं तो इसी चीज़ को हम प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं। दिस इज़ मोस्ट एप्लीकेबल द टू पर्सन हु आर इन द स्टेज ऑफ ससेप्टेबिलिटी। सो इसको हम क्या कह सकते हैं कि वो लोग जो कि स्टेज ऑफ ससेप्टेबिलिटी में है, लेकिन उससे हम डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इन ससेप्टेबल लोगों को भी डिजीज़ अकड़ हो जाए। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, प्रिवेंशन कहते हैं। और वो कौन सा प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन। अच्छा स्टूडेंट्स, फर्दर लिखा गया है कि इट सिग्निफाइज इंटरवेंशन इन द फ्री पैथोजेनेसिस स्पेस। अब हमारे साथ जो मैंने आप लोग को पिछली वीडियो लेक्चर में जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ है उसमें मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया ना कि हमारे साथ एक स्टेज होता है प्री पैथोजेनेसिस और एक होता है पैथोजेनेसिस, ठीक है। तो जो प्री पैथोजेनेसिस स्टेज होता है इसमें साइन एंड सिम्टम नहीं होते बल्कि डिजीज़ अकर ही नहीं होता इसमें, ठीक है। जब डिजीज़ अकर नहीं होता तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम फर्दर डिज़ीज़ को बचाने से, यानी कहीं ऐसा ना हो कि डिज़ीज़ लग जाए, तो इसको जब हम लोगों को बचने की कोशिश करते हैं ना कि उसको वैक्सीनेशन वगैरह करते, इसके साथ साथ उसको हेल्थ एजुकेशन दे दे, इसके साथ साथ उसकी जो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है जैसे कि इम्यूनाइजेशन वगैरह करना, उसकी पानी को साफ़ करना, तो ये सब जो है ना ये हमारे साथ असल में प्री पैथोजेनेसिस फेज या जो प्राइमरी फेज है उसमें आता है, ठीक है, प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है। प्राइमरी प्रिवेंशन में भी accomplished by measure of health promotion and स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। तो अब इन दोनों में से एक एक को पढ़ते हैं कि हमारे साथ हेल्थ प्रमोशन हम किस तरीके से करते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन में और किस तरीके से स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करते हैं, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कौन से जो प्रिवेंशन है, अगर हमारे साथ एक प्रिवेंशन है और उसमें हम हेल्थ प्रमोशन और जो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है वो करते हैं तो उसको हम कौन सा प्रिवेंशन कहते हैं। तो फिर आप लोग को याद होना चाहिए कि इसको हम प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं। अच्छा, अब हेल्थ प्रमोशन क्या होती है, तो हेल्थ प्रमोशन में असल में हम क्या कर देते हैं, दी स्ट्रेटजीज इंक्लूड हेल्थ एजुकेशन। इसमें हम हेल्थ एजुकेशन करते हैं और हेल्थ एजुकेशन के साथ साथ हम कुछ ऐसे प्रोग्राम्स रखते हैं, चाहे वो मीडिया पे हो, चाहे वो डेली लाइफ में अपने एनवायरनमेंट में ऐसा प्रोग्राम रखते हैं कि लोग जो है ना वो एजुकेटेड हो जाए कि किस तरीके से हम इस एनवायरनमेंट को, अपनी जो लाइफ क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, और एनवायरनमेंट की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और जितनी भी डिजीज़ है उससे बचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर लिखा गया है कि स्पेसिफिक प्रोटेक्शन हम किस तरीके से करते हैं। सो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन हम असल में इम्यूनाइजेशन के ज़रिए से करते हैं। जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो रही होते हैं, ठीक है, तो इसको हम बचने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए हम वैक्सीनेशन वगैरह करते हैं। इसके साथ साथ फिर लिखा गया है कि पब्लिक हेल्थ एजुकेशन अबाउट गुड न्यूट्रिशन एक्सरसाइज। गुड न्यूट्रिशन एक्सरसाइज के लिए हम लोगों को क्या कर देते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं कि एक्सरसाइज किया करें सुबह सवेरे, ठीक है। इसके साथ साथ न्यूट्रिशन को अच्छा करें कि आप जो है ना माल न्यूट्रिशन में न चला जाए। अगर माल न्यूट्रिशन में चला गए तो आपकी जो क्या है, जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर हो सकता है, ठीक है। एंड क्लोरिनेशन के बारे में बताते हैं कि अब हाउ टू फिल्ट्रेट योर वाटर, ठीक है, किस तरीके से आप अपने वाटर को, जो पब्लिक वाटर सप्लाई है उसको फिल्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। तो उसको बताते हैं कि जो वाटर है उसको पहले बॉईल करिए, फिर उसको क्या करिए, फिर उसको थोड़ा ठंडा करके पिए, ठीक है। तो ये जो है ना ये हमारे साथ एक टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन है। असल में इसमें पानी जो है ना वो उसकी जितनी भी जरासीम है वो जल जाते हैं या उड़ जाते हैं, ठीक है।
अच्छा, अब वो लिखा गया है कि प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के जितने भी पेशेंट हैं तो उसके लिए हम किस तरीके से प्राइमरी प्रिवेंशन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि एक्सरसाइज किया करें, हेल्थी डाइट लिया करें, और इसके साथ साथ जितनी भी हार्ट डिजीज़ के रिस्क फैक्टर्स है तो उसको ख़त्म करने की या रिड्यूस करने की कोशिश किया करें। ठीक है, ये हम बताते हैं। अच्छा, अब आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो जो थर्ड वन प्रिवेंशन है उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन अटेम्प्ट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग केसेस इन अ पॉपुलेशन। अब हमारे साथ पेशेंट्स को डिजीज़ लग गया है, ठीक है, जितनी भी डिजीज़ लग गया है तो उसमें जितनी भी पॉपुलेशन है जिसको डिजीज़ लग गया है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको जल्द से जल्द ट्रीट करें, ताकि जितनी भी एग्जिस्टिंग केसेस है तो उसको हम क्या करें, उसको हम रिड्यूस करें। ठीक है, यानी जितने भी लोग बीमार हैं ना वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। It is therefore most appropriately aimed those in the stage of pre-symptomatic disease are the early stage of clinical disease। अब हमारे साथ जो सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है ना, प्रिवेंशन से जो सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है तो उसमें असल में कौन कौन से स्टेजेस आते हैं, उसमें एक तो प्री सिम्टोमेटिक स्टेज आता है डिजीज़ का, और एक जो है ना एयरली जो क्लिनिकल स्टेज है या क्लिनिकल जो साइन एंड सिम्टम एयरली अफेयर हो गए हैं, यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड अभी ख़त्म हो गया है। ठीक है, जो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम अपेयर हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सेकेंडरी प्रिवेंशन में ले लेते हैं। तो जब इसी दौरान में हम पेशेंट को जल्द से जल्द ट्रीट करने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे साथ सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है। इट्स पर्पस इज़ टू क्योर डिजीज़ को क्या करना है, ट्रीट करना, स्लो इट्स प्रोग्रेशन, डिजीज़ के प्रोग्रेशन को बिल्कुल ख़त्म करना या उसको स्लो करना, उसको रिड्यूस करना, और इंडिविजुअल और कम्युनिटी को क्या करना, उसको उस पे जितनी भी डिज़ीज़ वगैरह है उस पर जितनी भी डिज़ीज़ आए हैं तो उसके प्रोग्रेस को स्लो करने की हम कोशिश करते हैं कि ये जो डिज़ीज़ है ये स्लो हो जाए। ठीक है, और जितने भी एक्सिस्टिंग केसेस है तो इसको हम रिड्यूस करें पॉपुलेशन में से, तो ये हमारे साथ सेकेंडरी प्रिवेंशन में आते हैं। अच्छा, फर्दर लिखा गया है सेकेंडरी प्रिवेंशन में कि सेकेंडरी प्रिवेंशन फोकसेस ऑन अर्ली डिटेक्शन एंड स्विफ्ट ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। ठीक है, जो सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है ना वो असल में किस चीज़ पे फोकस करता है, जो एयरली डिटेक्टेड केसेस होते हैं, यानी जो अभी अभी आए हैं, जो इसकी साइन एंड सिम्टम अभी अभी अफेयर हो गए हैं। ठीक है, तो इसकी जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा इजी होता है, जल्द से जल्द हम ट्रीट कर सकते हैं पेशेंट को। ठीक है, और जो स्विफ्ट ट्रीटमेंट है, यानी इसके लिए जो जल्द से जल्द जो अच्छा वाला ट्रीटमेंट हो सकता है तो उस डिजीज़ को हम ट्रीट कर सकते हैं, करते हैं। ठीक है, द स्पेसिफिक इंटरवेंशन, और अब स्पेसिफिक इंटरवेंशन में हमारे साथ क्या आ रहा है, अर्ली डायग्नोसिस एंड एडिक्वेट ट्रीटमेंट आ रहा है। अर्ली डायग्नोसिस में हम किस तरीके से पेशेंट को अर्ली डायग्नोस कर सकते हैं, तो अगर हम पॉपुलेशन की स्क्रीनिंग टेस्ट कर ले, स्क्रीनिंग टेस्ट को जानने के लिए आप लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर को देखना होगा जो कि पार्ट 2 है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ का। वहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ जो स्क्रीनिंग टेस्ट है और जो डायग्नोजिंग टेस्ट है उसके बारे में बताया है। ठीक है, एंड केस फाइंडिंग प्रोग्राम, और केस फाइंडिंग प्रोग्राम कर देते हैं। केस फाइंडिंग प्रोग्राम का क्या मतलब है, यानी जितनी भी सोसाइटी में, जितनी भी कम्युनिटी में हमारे साथ जो केसेस आए हैं ना डिजीज़ के, तो इसको हम जल्द से जल्द फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि जितने भी लोग बीमार हैं वो हमारे साथ जल्द से जल्द बाहर आ जाए, ताकि उसकी ट्रीटमेंट जल्द से जल्द हो जाए। एडिक्वेट ट्रीटमेंट, और एडिक्वेट ट्रीटमेंट यानी अच्छा खासा ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। स्क्रीनिंग फॉर डिजीज़, अब एक डिजीज़ का स्क्रीनिंग हम किस तरीके से करते हैं। अ कॉमन अप्रोच टू सेकेंडरी प्रिवेंशन इज स्क्रीनिंग फॉर डिजीज़। अब हमारे साथ जो सेकेंडरी प्रिवेंशन है जिसमें अभी तक साइन एंड सिम्टम अपियर नहीं हुई है, और अगर हुई भी है तो फर्स्ट जो साइन एंड सिम्टम होती है वो अपियर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो मेन अप्रोच है कि हम किस तरीके से सेकेंडरी प्रिवेंशन करें, तो इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो स्क्रीनिंग टेस्ट है डिजीज़ के बारे में तो वो कर देते हैं, ताकि हमें जल्द से जल्द पता चले कि पेशेंट को ये डिजीज़ है कि नहीं। ठीक है, अच्छा, इट इज़ रिसर्च फॉर अनरिकॉग्नाइज डिजीज। जितनी भी अनरिकॉग्नाइज डिजीज़ है तो उसके लिए जब हम रिसर्च कर देते हैं तो उसको हम स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। आर डिफेक्ट बाय मीन ऑफ रिपीटली अप्लाइड टेस्ट। ठीक है, एग्जामिनेशन और प्रोसीजर इज प्रेफरेंटली हेल्दी पॉपुलेशन। और ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है ना, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो हेल्दी पॉपुलेशन है उसको उन सब की जल्द से जल्द जो है ना एग्जामिनेशन या जितने भी टेस्ट वगैरह है या प्रोसीजर है वो कर देते हैं, ताकि जो अनरिकॉग्नाइज
रिकॉग्नाइज डिजीज़ है ना उसका जल्द से जल्द पता चल जाए। तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। स्क्रीनिंग इज़ परफॉर्म टू डिटेक्ट डिजीज़ एयरली सो प्रॉम्प्ट डिजीज ट्रीटमेंट कैन बी इनिशिएटेड। ठीक है, लिखा गया है कि स्क्रीनिंग हम क्यों करते हैं। स्क्रीनिंग जो है ना ये हम जल्द से जल्द इस वजह से करते हैं ताकि जितनी भी छुपे हुए डिजीज़ है जिसका अभी साइन एंड सिम्टम मालूम नहीं है तो उसको हम मालूम करें, ठीक है, कि ये डिजीज़ है कि नहीं पॉपुलेशन में, और उसका जल्द से जल्द जो है ना ट्रीटमेंट को जारी करें। अच्छा, फिर इसके बाद लिखा गया है कि स्क्रीनिंग फॉर डिजीज़ एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कि स्क्रीनिंग में हमारे साथ कौन कौन से स्क्रीनिंग्स आ सकते हैं। जैसे कि मेमोग्राफी हो गया जो कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए लोग करते हैं। ठीक है, तो अगर किसी वुमेन का साइन एंड सिम्टम ऐसे है जो कि फर्स्ट साइन एंड सिम्टम ऐसे आए हैं कि उसको ब्रेस्ट कैंसर हो सकती है, तो उसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, मेमोग्राफी कहते हैं। इसके साथ साथ आई टेस्ट करते हैं। आई टेस्ट जो है ना ये हम ग्लूकोमा के लिए करते हैं। अकल ब्लड टेस्ट करते हैं। अकल ब्लड टेस्ट जो है ना ये असल में हमारे साथ स्टूल टेस्ट होता है जिसमें हम ब्लड को देखते हैं। ठीक है, और ये ऐसा ब्लड होता है जो कि हमें अपने आईज से नज़र नहीं आता लेकिन माइक्रोस्कोप के ज़रिए से नज़र आता है कि आया स्टूल में ब्लड है कि नहीं। ठीक है, और ये जो है ना ये कोलोरेक्टल कैंसर के लिए कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, पेप स्मेयर लेते हैं। पेप स्मेयर जो है ना ये हम सर्विकल कैंसर के लिए लेते हैं और इसके ज़रिए से हम सर्विकल कैंसर को मालूम कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन लेते हैं जिसके ज़रिए से जो प्रोस्टेट कैंसर है ना उसको हम स्क्रीन कर सकते हैं और जल्द से जल्द उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, फर्दर लिखा गया है कि अब वो कुछ टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग है जिसमें मास स्क्रीनिंग है। मास स्क्रीनिंग क्या होती है? मास स्क्रीनिंग में असल में हमारे साथ जो होल पॉपुलेशन है ना वो इन्वॉल्व होती है। मास मतलब कि होल, ठीक है, तो होल पॉपुलेशन हम इन्वॉल्व करते हैं और होल पॉपुलेशन में जो लोग ससेप्टेबल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बीपी के मुताबिक हम कुछ मेजर करते हैं, ठीक है, यानी बीपी का हम स्क्रीनिंग करते हैं, तो जितनी भी एडल्ट लोग हैं ना, हमें पता है ना कि एडल्ट लोग में ज़्यादातर जो बीपी का मसले है वो होते हैं, तो इस वजह से हम सारे पॉपुलेशन में से जो एडल्ट लोग हैं उसको इकट्ठे करेंगे और उसकी बीपी मेजर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, दूसरा जो स्क्रीनिंग का टाइप है वो है टारगेटेड स्क्रीनिंग। टारगेटेड स्क्रीनिंग में हम क्या करते हैं, एक ग्रुप को टारगेट करते हैं। ठीक है, सेलेक्ट ग्रुप्स हु आर एंटिसिपेटेड मतलब जिसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ इसमें ये डिजीज़ हो सकता है। टू हैव एन इंक्रीज प्रेवलेंस ऑफ द कंडीशन फॉर विच स्क्रीनिंग हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड। ठीक है, जिसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस पॉपुलेशन में, इस प्रेवलेंस में ज़्यादा चांसेस है कि हाँ ये कंडीशन इसमें प्रेजेंट होती है, इस वजह से उसकी हम जब स्क्रीनिंग करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, टारगेटेड स्क्रीनिंग कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों को एग्जांपल दिया गया है कि मेजरिंग द ब्लड कोलेस्ट्रॉल एंड रिलेटिव ऑफ पीपल विथ फेमिलियर हाइपरलिपिडीमिया। जितने भी लोग हाइपरलिपिडीमिया है ना तो उसके जितने भी फेमिलियर लोग हैं तो उन सब की हम क्या करते हैं, जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको मेजर करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें पता चले कि बाकी फैमिली के लोगों में या जनरेशन में या जितनी भी क्या है इनहेरिटेंस है, ठीक है, उसमें ये ऐसा ना हो कि ये प्रेजेंट हो। तो इसको मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, टारगेटेड स्क्रीनिंग करते हैं। अच्छा, अब हमारे साथ क्राइटेरिया पर स्क्रीनिंग है। स्क्रीनिंग के लिए क्या क्राइटेरिया हो सकती है, तो जब भी हम किसी लोगों की पॉपुलेशन की स्क्रीनिंग करते हैं ना, स्क्रीनिंग प्रोग्राम अरेंज करते हैं, तो लिखा गया है कि WHO के मुताबिक कुछ गाइडलाइंस है। देयर आर WHO गाइडलाइंस फॉर डिसाइडिंग व्हेन स्क्रीनिंग इज़ अप्रोप्रिएट। कब हमारे साथ स्क्रीनिंग जो है ना वो सही होगा। ड्रॉन अप बाय विल्सन एंड जंगर इन 1968। ये जो है ना ये असल में हमारे साथ की जितनी भी क्राइटेरिया है ये असल में रखी है किसने, विल्सन एंड जंगर ने, और कब रखी है, 1968 में। तो MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है, ठीक है, कि स्क्रीनिंग का जो क्राइटेरिया है ना वो किसने रखा है और कब रखा है। सो द फर्स्ट वन इज कंडीशन शुड बी इन इम्पॉर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम। अगर हमारे साथ एक हेल्थ प्रॉब्लम ब्रेक डाउन हो गई है उसका, ठीक है, तो उस दौरान जो है ना या ब्रेक आउट हो गई है तो इस दौरान जो है ना हमें चाहिए कि हम क्या करें, हम लोगों की जो स्क्रीनिंग है वो ज़रूर करें। द नेचुरल हिस्ट्री शुड बी वेल अंडरस्टूड। अगर नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ जो है ना वो हमें मालूम है, ठीक है, तो इस दौरान जो है ना हम स्क्रीनिंग टेस्ट कर सकते हैं। देयर शुड बी अ सुटेबल टेस्ट फॉर द एयरली स्टेज, और एयरली स्टेज का हमने ऑलरेडी एक सुटेबल टेस्ट किया हुआ होगा तो उसके ज़रिए से हमें
मालूम नहीं हुआ है, तो इस वजह से हम स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। द टेस्ट शुड बी एक्सेप्टेबल टू द पॉपुलेशन टू बी स्क्रीन, ठीक है। और ये टेस्ट जो है ना ये सारे पॉपुलेशन को एक्सेप्टेबल हो तो उस दौरान हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं। द कास्ट शुड बी बैलेंस्ड अगेंस्ट बेनिफिट्स, ठीक है। और ऐसा कास्ट अपने रखना है कि उससे आपको फ़ायदा भी हासिल हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप फ्री में ये सारा प्रोग्राम रख दें और फिर आपको खुद जो है ना आप गरीब बन जाए, पुअर्टी की तरफ चली जाए, तो इस दौरान तो आपको फिर कोई भी फ़ायदा नहीं होता। तो आपने ऐसा कास्ट रखना है जिससे आपको भी क्या हो, थोड़ा फ़ायदा हो। अच्छा, फर्दर लिखा गया है कि डिजीज़ ट्रीटमेंट, तो डिजीज़ ट्रीटमेंट में क्या बताया गया है कि एग्जांपल ऑफ अदर सेकेंडरी प्रिवेंशन। अब सेकेंडरी प्रिवेंशन की फर्दर क्या एग्जांपल है कि इंक्लूड ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। अगर हम हाइपरटेंशन की क्या कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं। प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन एंड रिमूवल ऑफ स्किन कैंसर लीजन एज दे अकर, ठीक है। अगर हम हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हाइपरटेंशन को ट्रीट कर रहे हैं ताकि जो अदर जो हार्ट डिजीज़ वगैरह है उससे बच सके पेशेंट को, ठीक है। तो ये हमारे साथ सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है। इसके साथ साथ अगर हम किसी लेजन को, किसी भी दाने वगैरह को रिमूव करने की कोशिश करते हैं ताकि जो स्किन कैंसर है वो फर्दर जो है ना इम्प्रूव ना हो जाए, ठीक है। और जितनी भी उसकी कॉम्प्लिकेशन है उसको हम रोकें, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे साथ जो थर्ड वन है वो है टर्शियरी प्रिवेंशन। असल में ये फोर्थ वन है, ठीक है, क्योंकि हमारे साथ फ्री मॉडल भी था। जो फोर्थ वन है वो क्या है, टर्शियरी प्रिवेंशन है। टर्शियरी प्रिवेंशन में असल में हम रिहेबिलिटेशन करते हैं। रिहेबिलिटेशन का क्या मतलब है, द टर्शियरी प्रिवेंशन ट्राइज टू लिमिट डिसेबिलिटी। जितनी भी डिसेबिलिटी आई है तो इसको हम अब क्या करते हैं, इसको हम लिमिट करने की कोशिश करते हैं। यानी अगर किसी का पाँव खराब हो गया है ना, ज़्यादातर ये जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं तो इसके जो न्यूरोपैथी वगैरह है वो हो जाती है, इसकी वजह से उसके पाँव जो है ना वो खराब हो जाती है, फिर उससे काटा जाता है। तो इसके पाँव को हम क्यों काटते हैं, ताकि फर्दर जो इसकी बॉडी पार्ट्स है वो ख़राब ना हो जाए। तो इस वजह से इसकी जो पाँव है उसको हम काटते हैं ताकि इसकी रिहेबिलिटेशन हो जाए, ठीक है। फर्दर कॉम्प्लिकेशन से इसको हम रोक दें। तो ये हमारे साथ असल में टर्शियरी प्रिवेंशन में आती है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल अब आप लोगों को पूरी ज़िंदगी में याद होगा। अच्छा, सो लिखा गया है कि टर्शियरी प्रिवेंशन ट्राइज टू लिमिट डिसेबिलिटीज़ एंड इम्प्रूव फंक्शनिंग, फॉलो और डिजीज़ आर इट्स कॉम्प्लिकेशन ओपन थ्रू रिहेबिलिटेशन, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारे साथ जो कॉम्प्लिकेशन है, जितनी भी हमारे साथ जो डिसेबिलिटीज़ आ रहे हैं, तो उसको हम लिमिट करने की कोशिश करते हैं ताकि जो हाईएस्ट लेवल ऑफ फंक्शन है उस पर हम पेशेंट को क्या करें, उसको रिहेबिलिटेट करें और उसकी जितनी भी कॉम्प्लिकेशन वगैरह है उसको रोकने की कोशिश करें। तो ये हमारे साथ टर्शियरी प्रिवेंशन में आता है। देयरफॉर इट इज़ मोस्ट एप्लीकेबल ड्यूरिंग द लेट क्लिनिकल स्टेज। और ये जो है ना ये मोस्ट एप्लीकेबल पेस होता है कब, जब हमारे साथ लेट स्टेज क्लिनिकल पेस हो, यानी सही टाइम पे पेशेंट का इलाज ना हो जाए, या अगर हम उसका इलाज कर भी दें और उसको इसी स्टेज से ना रोक पाए, तो इस दौरान जो है ना ज़्यादातर हम फिर टर्शियरी प्रिवेंशन कर देते हैं। यानी उस पार्ट को हम क्या करते हैं, उसको हम ज़्यादातर काट देते हैं, ठीक है। या उसको हम क्या करते हैं, उसको हम ऐसे हालत में या ऐसे उसको ऐसी एबिलिटी तक लाने की कोशिश करते हैं जो कि उसके लिए हाईएस्ट फंक्शन हो, ठीक है। यानी जो हाईएस्ट फंक्शन हो सकती है उस पाँव से, उस हाथ से, जो भी ऑर्गन है बॉडी का, तो वो हम करने की कोशिश करते हैं। एम ऑफ टर्शियरी प्रिवेंशन इज़ टू प्रमोट द पेशेंट एडजस्टमेंट टू इरेमेडिएबल कंडीशन। अगर हमारे साथ ऐसा कंडीशन है जो कि इरेमेडिएबल है, यानी उसकी कोई भी रेमेडी नहीं है, कोई भी इलाज नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको किस तरीके से एडजस्ट करना है, किस तरीके से वहाँ पे आप प्रमोट हो सकते हैं। तो इस दौरान जब हम प्रिवेंशन करते हैं तो इसको हम टर्शियरी प्रिवेंशन कहते हैं। अच्छा, द टर्शियरी प्रिवेंशन हो गया। अच्छा, टर्शियरी प्रिवेंशन इंटरवेंशन शुड बी एकम्प्लिश्ड इन द स्टेज ऑफ टर्शियरी प्रिवेंशन, ठीक है। ये जो है ना ये हमारे साथ ऐसा इंटरवेंशन होता है जो कि हम टर्शियरी प्रिवेंशन के स्टेज में ही कर देते हैं। अब जो टर्शियरी प्रिवेंशन है उसमें हमारे साथ कौन कौन से टाइप्स आते हैं या कौन कौन से स्टेजेस आते हैं, तो एक जो है ना वो है डिसेबिलिटी लिमिटेशन और एक है रिहेबिलिटेशन। अब जो रिहेबिलिटेशन है वो किस चीज़ को कहते हैं, अच्छा डिसेबिलिटी लिमिटेशन यानी जितनी भी डिसेबिलिटी है उसको हम
रोकने की कोशिश करते हैं। और जो रिहेबिलिटेशन है तो द कंबाइंड एंड कोऑर्डिनेटेड यूज़ ऑफ मेडिकल, सोशल, एजुकेशनल एंड ओकेशनल मेजर, जब हम मेडिकल, सोशल एंड एजुकेशनल एंड ओकेशनल मेजर करते हैं और इन सब को इकट्ठे करके पेशेंट को हाईएस्ट डिग्री ऑफ फंक्शन पे ले जाने की कोशिश करते हैं, तो इसी चीज़ को हम रिहेबिलिटेशन कहते हैं। ये जो हमारे साथ सोशल, एजुकेशन, मेडिकल एंड वोकेशनल के बारे में लिखा गया है ना, तो ये डिफरेंट टाइप्स है रिहेबिलिटेशन के। अब एक एक को यहाँ पे पढ़ते हैं। अच्छा, आगे आ रहा है, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है टर्शरी प्रिवेंशन का, तो एग्जाम्पल में लिखा गया है कि अगर हम डायबिटिक पेशेंट को फर्दर कॉम्प्लिकेशन से रोकने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को उसके पाँव का एग्जाम्पल दे दिया ना, कि उसकी जो फुट होती है उसमें न्यूरोपैथी हो जाती है, जिसको हम फिर काटते हैं, तो इसको इसलिए काटते हैं ताकि जितनी भी फर्दर कॉम्प्लिकेशन है उससे प्रिवेंट करे पेशेंट को। तो ये हमारे साथ टर्शरी प्रिवेंशन में आता है। द ऑन गोइंग मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक हार्ट डिजीज, या अगर कोई पेशेंट है उसको क्रोनिक हार्ट डिजीज़ है, तो उसको हम डाइट, एक्सरसाइज और जो पीडियाट्रिक क्या है, जो पीरियोडिक एग्जामिनेशन है, ये सब हम इसलिए करते हैं ताकि पेशेंट जो है ना वो फर्दर जो कॉम्प्लिकेशन वगैरह आ सकते हैं, उसको चांसेस है तो उससे बचाने की कोशिश करें। अच्छा, ये है रिहेबिलिटेशन। अब रिहेबिलिटेशन का एक जो डिफिनीशन है उसको लिख लेके, द कंबाइंड एंड कोऑर्डिनेट यूज़ ऑफ मेडिकल, सोशल, एजुकेशनल एंड ओकेशनल मेजर फॉर ट्रेनिंग एंड रीट्रेनिंग द इंडिविजुअल टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ द फंक्शनल एबिलिटी। ये हमने पिछली स्लाइड में भी डिस्कस किया कि हमारे साथ जो कंबाइंड और कोऑर्डिनेटिंग यूज़ होता है किस चीज़ का, मेडिकल, सोशल, एजुकेशनल एंड ओकेशनल मेजर का। अब जो मेडिकल है इसमें क्या आता है, मेडिकल जो है ना ये असल में हमारे साथ जो जितनी भी फिजिकल डिसेबिलिटीज़ आती है ना, तो उसको हम ट्रीट करने की कोशिश करते हैं इसमें। अच्छा, ओकेशनल में हम क्या करते हैं, ओकेशनल जो है ना ये असल में जितनी भी हमारे साथ जो लर्निंग की एबिलिटी है, या जो फिजिकल है, या जो अगर किसी को जॉब वगैरह दिलाना है ना, तो हम ऐसा कोशिश करते हैं कि पेशेंट को ओकेशनली ठीक कर दे, ठीक है, यानी उसको एजुकेशन, उसको जॉब वगैरह दिला दे, ठीक है, ताकि उसकी जो मेंटल स्टेटस है वो भी स्टेबल हो जाए। इसके साथ साथ सोशल रिहेबिलिटेशन, सोशल रिहेबिलिटेशन हम इस तरीके से करते हैं कि मतलब पेशेंट की जो सोशल इंटरेक्शन है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि बाकी लोगों से ये मिले जुले, तो इसके ज़रिए से ये जो है ना ये ठीक हो सकता है। और जो साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन होता है ना, तो साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन में असल में जो मेंटल स्टेटस है इसको इम्प्रूव करने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ हो गए डिफरेंट टाइप ऑफ रिहेबिलिटेशन। तो इन सब को इकट्ठे करके जब हम पेशेंट की ट्रीटमेंट करते हैं तो इसको हम रिहेबिलिटेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर लिखा गया है कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या है, द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ एंड द लेवल ऑफ प्रिवेंशन आर क्लोजली लिंक्ड। जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन है और जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ है, जो कि हमने यूनिट 2 में पढ़ा, ठीक है, यूनिट 3 में पढ़ा, सॉरी, तो ये जो है ना ये हमारे साथ एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। क्यों क्लोजली लिंक्ड है, क्योंकि अगर आप लोग देख लेना तो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ में भी हम क्या पढ़ते थे कि डिजीज़ की जो फेजेस थे उसको पढ़ते थे कि डिजीज़ जो है ना कब अकर होता है, किस तरीके से अकर होता है, इसका कितना प्रोसेस होता है। तो ये सब जो है ना ये सब हम प्रिवेंशन में भी पढ़ते हैं ना, कि प्रिवेंशन में जो प्राइमरी प्रिवेंशन है वो कौन सा स्टेज होता है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, ये सब कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, व्हेन, वेयर एंड होम अप्लाई लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो ये सब हम लेवल ऑफ प्रिवेंशन में पढ़ते हैं। और इसी तरीके से जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ है उसके भी डिफरेंट पार्ट्स थे। तो ये दोनों जो है ना ये क्लोजली लिंक्ड है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप लोग यहाँ पे देख ले तो यहाँ पे आप लोगों को एक स्केच दिखाया गया है कि अगर हम इटियोलॉजिकल पेज यानी जो साइन एंड सिम्टम वाला पेज होता है, ठीक है, जो कि सॉरी जो काज वाला पेज होता है जिसमें डिजीज़ जो है ना अभी काज नहीं हुआ है, ठीक है, यानी काज होने की चांसेस होते हैं फिर भी, तो जो ससेप्टेबल पेज होता है जिसको हम फिर प्राइमरी पेज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जितनी भी इटियोलॉजी है उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जब हम इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे साथ सोशल एंड एनवायरमेंटल डिटरमिनेंट्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रीमोडियल प्रिवेंशन कहते हैं, ठीक है। और प्रीमोडियल प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं, अल्टर सोसाइटल स्ट्रक्चर एंड देयर बाय अंडरलाइंग डिटर्मिनेंट, जितनी भी डिटर्मिनेंट्स है उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, यानी जितनी भी रिस्क फैक्टर है उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे साथ प्रीमोडियल प्रिवेंशन होता है। अब चलते हैं दूसरी स्टेज की तरफ जो कि हमारे साथ प्राइमरी प्रिवेंशन है। प्राइमरी प्रिवेंशन में अब रिस्क फैक्टर है, ठीक है, पेशेंट जो है ना वो ससेप्टेबल है, कम्युनिटी में डिजीज़ आया है,
अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे जो ससेप्टिबिलिटी है उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, यानी पेशेंट की हम इम्यूनाइजेशन करते हैं। सो लिखा गया है कि अल्टर्ड एक्सपोजर दैट लीड टू डिजीज़, ठीक है। ऐसा हम पेशेंट जो है ना वो अब एक्सपोज हो गया है डिजीज़ को, लेकिन उसकी जो एक्सपोजर है उसको हम कम करने की या उसकी जो इम्यूनाइजेशन है उसको करने की ज़रूरत होती है पेशेंट को, ताकि उसको डिजीज़ ना लग जाए, ठीक है। तो ये हमारे साथ प्रोटेक्टिव फैक्टर होता है। फिर उसके बाद जो है ना अब डिजीज़ लग गया है, अगर डिजीज़ लग गया है लेकिन उसके साइन एंड सिम्टम अब नहीं आए हैं या उसके एयरली साइन एंड सिम्टम आए हैं, तो उसको हम सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन में असल में जो डिजीज़ है उसको हम एयरली स्टेज पे ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, ताकि जितना भी इफेक्टिव ट्रीटमेंट है इसके लिए वो जल्द से जल्द हो सके, ठीक है। और जो लास्ट स्टेज है उसको हम कहते हैं टर्शरी प्रिवेंशन। टर्शरी प्रिवेंशन में हमारे साथ जो सेकेंडरी स्टेज है उससे अब बात चली गई टर्शरी की तरफ, और टर्शरी जो है ना इसमें असल में जो रिहेबिलिटेशन है वो होती है, ठीक है। किस तरीके से रिहेबिलिटेशन होती है, यानी पेशेंट में अगर कोई डिसेबिलिटी आई है क्योंकि वो सेकेंडरी प्रिवेंशन की वजह से ठीक नहीं हुआ और उसकी डिसेबिलिटी आ गई, ठीक है, उससे पाँव कट गया या हाथ कट गया, जो भी बॉडी पार्ट है वो ख़राब हो गया है, तो इस दौरान हम कोशिश करते हैं कि जो हाईएस्ट लेवल ऑफ फंक्शन है उसकी एबिलिटी पेशेंट में लाने की कोशिश करें, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम रिहेबिलिटेशन वाला फेज भी कह सकते हैं या पोस्ट क्लिनिकल फेज भी कहते हैं। तो ये जो है ना ये असल में हमारे साथ क्या है, ये जो है ना ये नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ है, और ये जो है ना ये प्रिवेंशन के स्टेजेस है। तो ये दोनों कितने इंटरलिंक्ड है, ठीक है, एक दूसरे के साथ जो है ना ये क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है। तो इसी के बारे में बताया गया है पिछली स्लाइड में कि ये दोनों जो है ना एक दूसरे के साथ लिंक्ड मिलते जुलते हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, चलो यहाँ तक हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन कम्प्लिकेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ तक हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।